आधुनिक डिजिटल आंदोलनों का अध्ययन करने वाले सभी छात्रों का आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे जेन जेड यानी आज की युवा पीढ़ी ऑनलाइन व्यंग्य और मीम्स को एक विशाल राजनीतिक ढांचे में बदल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम पेज की कहानी नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में असंतोष दर्ज कराने के एक बिल्कुल नए तरीके का बेहद सटीक उदाहरण है। तो इस पूरी कहानी को क्रम से समझने के लिए हम इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालेंगे। डिजिटल विरोध की संरचना, मीम्स, एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यंग्य से सड़कों तक, सरकार की कार्यवाही, विरोध में वैश्विक समानताएं और आखिर में बात करेंगे मीम पॉलिटिक्स के भविष्य पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है डिजिटल विरोध की संरचना। खैर, किसी भी बड़े आंदोलन का विश्लेषण करने के लिए हमें सबसे पहले उस चिंगारी को ढूंढना होता है जिसने सारा बवाल खड़ा किया। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे सोशल मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता बनकर हर किसी पर हमला करने लगते हैं। ये बयान अनजाने में ही सही उस पीढ़ी के लिए एकदम सटीक ईंधन का काम कर गया जो पहले से ही बेरोजगारी और परीक्षा के पेपर लीक जैसी समस्याओं से हताश थी। और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। 15 मई को यह बयान आया और 16 मई को ही अभिजीत दिपके ने सीजेपी की वेबसाइट लॉन्च कर दी। देखते ही देखते महज कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर इसके करोड़ों फॉलोअर्स जुड़ गए। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि तकनीक प्रेमी युवा किसी भी कथित अपमान को कितनी तेजी से एक संगठित डिजिटल आंदोलन के हथियार में बदल सकते हैं। युवाओं ने इस अपमान को खारिज करने के बजाय उसे अपना लिया। मैं भी कॉकरोच का नारा गढ़ा गया। ऐतिहासिक रूप से कॉकरोच एक घृणित शब्द रहा है, लेकिन इसे एक ऐसे जीव के रूपक के रूप में पेश किया गया जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यह एक मुश्किल आर्थिक दौर में युवाओं की सहनशीलता, उनके लचीलेपन और गहरे सामाजिक तिरस्कार के खिलाफ एक कड़े विरोध का प्रतीक बन गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मीम्स, एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं कि इस आंदोलन ने लगभग रातों रात अपना पूरा कामकाज कैसे खड़ा कर लिया। जरा इनके इस 5 सूत्रीय घोषणापत्र को देखिए। इसमें मुख्य न्यायाधीशों के लिए रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं, वोट कटने पर चुनाव आयुक्तों की गिरफ्तारी, संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण और दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन लगाने जैसी मांगें थीं। सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस तीखे और व्यंग्यात्मक घोषणापत्र को इसके संस्थापक और बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दिपके ने क्लॉड और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में तैयार कर लिया था। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि अगर हम इसकी तुलना पारंपरिक राजनीति से करें तो फर्क साफ दिखता है। एक तरफ धीमी नौकरशाही और उम्रदराज नेतृत्व है, तो दूसरी तरफ जेन जेड का चुस्त एआई की मदद से चलने वाला मीम आधारित संचार है। यही फुर्ती इन डिजिटल फर्स्ट समूहों को पारंपरिक राजनीतिक मशीनरी को पछाड़कर जनता का ध्यान खींचने में सक्षम बनाती है। अब इस स्लाइड पर दिए गए नंबर पर जरा गौर कीजिए। 2 करोड़ से भी ज्यादा। ये चौंका देने वाला आंकड़ा उन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का है जो उन्हें महज कुछ ही दिनों में मिल गए थे। सच कहूं तो इसने सत्ताधारी पार्टी के 90 लाख फॉलोअर्स के आंकड़े को भी पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। हमारा तीसरा भाग है व्यंग्य से सड़कों तक। कोई भी केस स्टडी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम इंटरनेट की दुनिया से निकलकर भौतिक दुनिया तक की उस छलांग का अध्ययन न करें। यह आंदोलन सिर्फ ऑनलाइन मीम्स तक नहीं रुका। इन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन गुस्से को एक व्यंग्यात्मक पहचान दी, फिर नीट यूजी पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर डिजिटल याचिकाएं शुरू की और इसके बाद वे सचमुच सड़कों पर आ गए। सोचिए, लोग सच में कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर यमुना नदी की सफाई जैसे वास्तविक सामुदायिक अभियान चला रहे थे। ये साबित करता है कि ऑनलाइन हास्य को असल दुनिया के सामुदायिक सक्रियता और विरोध में कितनी विशेषज्ञता के साथ बदला जा सकता है। और तो और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुद को मानद कॉकरोच बताकर इस आंदोलन का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। सांसद शशि थरूर जैसी हस्तियां भी इससे जुड़ी। ये साफ तौर पर इस तथ्य को उजागर करता है कि पारंपरिक सत्ता युवाओं के नेतृत्व वाली इस नई डिजिटल लहर को सीधे तौर पर संभालने में कितना संघर्ष कर रही है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, सरकार की कार्रवाई। किसी भी विरोध प्रदर्शन में स्थापित अधिकारियों की प्रतिक्रिया एक बेहद महत्वपूर्ण चरण होता है
और यहाँ ये प्रतिक्रिया काफी तेज थी। पहले ही दिन आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत भारत में उनका एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। दूसरे दिन उनकी आधिकारिक वेबसाइट हटा दी गई और तीसरे दिन तक संस्थापक को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और इंस्टाग्राम हैक कर लिया गया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के लिए खतरे का हवाला दिया, यानी एक व्यंग्यात्मक मीम पेज को महज ऑनलाइन कॉमेडी मानने के बजाय एक गंभीर खतरे के रूप में देखा गया। लेकिन अपने नाम कॉकरोच के जिंदा रहने वाले जैविक गुण को चरितार्थ करते हुए इस समूह ने खुद को बचाए रखा। आधिकारिक चैनल्स बंद होने के बावजूद उन्होंने कॉकरोच इज बैक जैसे नए बैकअप अकाउंट्स बना लिए। अपने संचार को बनाए रखने के लिए वो तेजी से एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप चैनल्स पर शिफ्ट हो गए। भाग 5 विरोध में वैश्विक समानताएं। इस पूरी घटना को सही नजरिए से समझने के लिए हमें इस डिजिटल असंतोष के व्यापक ग्लोबल ट्रेंड को भी देखना होगा। यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। जहां भारत में सीजेपी मीम्स के जरिए करोड़ों को लामबंद कर रही है, वहीं नेपाल में जेन जेड युवाओं ने सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को बनाए रखने के लिए डिस्कॉर्ड जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म का बखूबी इस्तेमाल किया। ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि आधुनिक असंतोष के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्राथमिक ढांचे के रूप में उपयोग करना पूरी दुनिया में युवाओं के बीच एक बढ़ता हुआ चलन है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इस पर गहरी बात कही। उनका मानना है कि एक व्यंग्यात्मक अभियान से 2 करोड़ लोगों का जुड़ना गिरते सार्वजनिक विश्वास का साफ संकेत है और सरकार को इस पर गहराई से चिंतित होना चाहिए। विशेषज्ञ विश्लेषण भी यही पुष्टि करते हैं कि इस तरह की विस्फोटक डिजिटल भागीदारी दरअसल बेरोजगारी और महंगाई को लेकर समाज में बैठी गहरी हताशा का ही सीधा लक्षण है। और अब हमारा अंतिम भाग, मीम पॉलिटिक्स का भविष्य। इस पूरी केस स्टडी को समझने के बाद हमें इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। विश्लेषक इस बात पर काफी बटे हुए हैं। एक तरफ उनका चौंकाने वाला डिजिटल विकास है, 2 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, शिक्षा मंत्री के खिलाफ 6 लाख हस्ताक्षर और युवा महिलाओं व ग्रामीण युवाओं की भारी भागीदारी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा संशय भी है, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी ऑनलाइन शोर है? क्योंकि बिना किसी पारंपरिक संगठनिक ढांचे के ये गति कब तक बनी रहेगी? हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर मीम चक्र अक्सर बहुत तेजी से फीके पड़ जाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमें खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या मीम आधारित राजनीति हमारे लोकतंत्र में कोई स्थायी जुड़ाव पैदा कर सकती है या ये केवल एक अस्थायी डिजिटल शोर है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलन इंटरनेट के पल पल बदलते मीम चक्र से बचकर जीवित रह सकते हैं, या फिर वे आधुनिक लोकतंत्र के एक नए स्थायी चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।